दिस इज सौरभ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जीएसटी का सेकंड वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जो कि हमको हेल्पफुल होंगी जब भी हम कुछ आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, को उनका अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको एक बार ना समझ आए तो दोबारा रिवाइज़ करिएगा, अगर फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसका एक पर्टिकुलर किसी भी एक डेफिनेशन जो आपको थोड़ा सा इशू आ रहा हो जिसको समझने में, उसको और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था अपने जीएसटी के, जैसे कि जीएसटी इज़ अ डुअल मॉडल टैक्स है। सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लगाती है, साइमल्टेनियसली स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। कुछ कंपोजिशन लेवी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कंपनसेशन सेस के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कैसे होगा वो हमने जाना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिनको हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर करा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सेकंड वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जो कि बेस है अपने जीएसटी लॉ का। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है, एक 2 मिनट में इसका ग्लिम्स ले लेते हैं। सी 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सब कुछ साथ है इस दुनिया में, जैसा कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो 7th शेड्यूल ऑफ सेक्शन 246 में क्या लिखा हुआ है कि एक 3 तरीके की लिस्ट होती है बेसिकली, जो किसी भी एक्ट को पास करने के लिए या फिर किसी भी लॉ को बनाने के लिए अलग अलग अथॉरिटी होती है। तो वो 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। तो जो सबसे पहली लिस्ट होती है ना, उसमें सारे ऐसे मैटर्स लिखे हुए हैं जिनसे रिलेटेड रूल्स को, जिनसे रिलेटेड लॉज को सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म कर सकती है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे रेलवेज़ है, ठीक है। तो रेलवे से रिलेटेड कोई भी अगर रेगुलेशन आएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बिकॉज रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अगर वहीं पे कहीं रोडवेज से रिलेटेड कुछ बात है या किसी और वे से रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जैसे कि लिकर पे जो रूल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उसका ऑथराइजेशन काफ़ी हद तक इस तरीके से ऑथराइजेशन डिवाइडेड है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिस्ट 1। इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने की। सेकेंड लिस्ट में क्या लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है। कोई भी जो भी रूल को चेंज करना होगा, मॉडिफिकेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस कैसा रहेगा, वो सब स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। अच्छा, ये तो हो गया दोनों की एक्सक्लूसिव पावर्स। अभी एक ऐसा लिस्ट है जिसमें वो सारे टॉपिक्स को कवर करा गया है, वो सारे मैटर्स को कवर करा गया है जिसमें कंबाइंड पावर है सेंटर और स्टेट दोनों के पास, और दोनों का सहमति बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन मैटर्स पे कोई भी लॉ यानी रेगुलेशन को बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो लिस्ट 3 है हमारे पास। इट कंटेन्स द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर्स टू मेक लॉज, यानी कि दोनों गवर्नमेंट के पास पावर्स है। तो हमारे पास कौन सी लिस्ट हो गई, 3 लिस्ट हो गई। कहाँ पर है डिफाइंड, 7th शेड्यूल ऑफ सेक्शन 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, जो कि है जीएसटी एक्ट के अंदर, जो आपको जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गुड्स। सी टैक्स किस पे लगता है, हमारे रूल का, हमारे टैक्स का, हमारे एक्ट का नाम क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यानी कि सबसे पहले तो गुड्स ही आ गया। तो सबसे पहले जानते हैं गुड्स होता क्या है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में जब हम बात कर रहे थे किस किस चीज़ पे जीएसटी नहीं लगता, तो आपको याद होगा वहाँ पर हमने बोला था सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि रियल एस्टेट पर जीएसटी नहीं लगता है। तो चलिए अब देखते हैं गुड्स में एक्चुअली होता क्या है, किस किस चीज़ पर जीएसटी इम्प्लीमेंट होता है और किस किस चीज़ पर कलेक्ट किया जाता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में हमारी जीएसटी की डेफिनेशन को है। किसी भी एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 होता है, सारी डेफिनेशंस उसी के अंडर में दी हुई होती है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में जीएसटी में गुड्स की डेफिनेशन को बताया गया है कि क्या है गुड्स एक्चुअल में। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके,
इसको याद रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब नाउ मूवेबल प्रॉपर्टी, सी मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, यानी कि इनटेंजिबल भी हो सकती है और टेंजिबल भी हो सकती है, बट मूवेबल होनी चाहिए, इमूवेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। याद नहीं कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र या डिलीवर कर सकूँ, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को इसमें कवर करा गया है डेफिनेशन में। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। इसको एक अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें, गुड्स, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ मूवेबल कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है एंड इनटेंजिबल भी हो सकती है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड में था एक्सेप्ट, यानी कि इसको हटा के, एक्सेप्ट व्हाट, मनी एंड सिक्योरिटीज़, यानी कि अगर कहीं पर पैसे का लेन देन होगा तो वो गुड्स नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर मैंने आपको सपोज़ ₹500 दिए तो उस पर GST नहीं लगेगा। साथ ही साथ ये तो हो गया मनी। अभी मनी के अंडर और भी चीज़ें जैसे कवर्ड है, जिसमें लिखा हुआ है मनी एंड सिक्योरिटीज़। बेसिकली सिक्योरिटीज़ क्या होता है, हमारे बॉन्ड्स, ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स, यानी कि किसी भी टाइप की अगर सिक्योरिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करेंगे, सेल करेंगे तो उस पर GST नहीं लगेगा। तो मनी और सिक्योरिटी को दोनों को अलग रखा गया है गुड्स की डेफिनेशन से। दीज आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आर गुड्स, ओके। अभी मनी में चेक भी आ जाएगा, ठीक है। हमने किसी को सपोज चेक दिया है या फिर डिमांड ड्राफ्ट दिया है, ये सब इट ऑल फॉर्म्स पार्ट ऑफ मनी। इसके बाद आता है बट इंक्लूड्स, इसको तो हटा दो, बट इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड्स फर्स्ट एक्शनेबल क्लेम। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम कोई ऐसा क्लेम जिसपे आपको इन फ्यूचर हो सकता है आपको उसका राइट मिल जाए क्लेम करने का, जैसे कि लॉटरी, ठीक है। तो हो सकता है जब आप लॉटरी जीत जाओ तो आपको लॉटरी मिले, तो जब लॉटरी की टिकट को सेल करा जाता है तो उस पर GST लगता है, ठीक है। तो एक हो गया एक्शनेबल क्लेम। सेकंड है ग्रोइंग क्रॉप्स, उसी के साथ है एंड एनी अदर थिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, बट उसमें एक कंडीशन लिखी गई है, बट सप्लाई से पहले उसको ज़मीन से हटा के अलग कर दिया गया हो, यानी कि काट दिया गया हो, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ था विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई, यानी कि सप्लाई से पहले उसको ज़मीन से अलग कर दिया गया हो। ग्रोइंग क्रॉप और एनी अदर थिंग, यानी क्रॉप या फिर कोई भी तरीके की पेड़ या कोई भी उपज जो ज़मीन में थी और बट सप्लाई करने से पहले, उसको ट्रांसफ़र करने से पहले हमको ज़मीन से अलग कर देना हो, ऐसी चीज़, ठीक है। और एंड एनीथिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम गुड्स में इंक्लूड करेंगे। और एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज एक लैंड है, ठीक है, उसको हमको सेल करना है और उस लैंड पर क्या है, आम के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, मैंगो ट्रीज। अभी पेड़ क्या होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जब हम उस ज़मीन को बेच रहे हैं तो हम उसको आम के बगीचे के साथ ही बेच रहे हैं, यानी कि आम के जो पेड़ है उसको हम काट के अलग से नहीं बेच रहे हैं। तो ये क्या गुड्स में फॉर्म होगा? नहीं, ये गुड्स का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज हमने लकड़ी को अलग नहीं करा, उस पेड़ को अलग नहीं करा। बट अगर कहीं पर हमारे पास मैंगो ट्रीज़ है और हम उससे पेड़ पूरा ट्री को
कट करके फिर सप्लाई कर रहे हैं, लकड़ी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या गुड्स बनेगा? यस, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि हमने उसको सप्लाई करने से पहले ज़मीन से अलग कर दिया था, काट दिया था। ठीक है, आइए इसके शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, इवन ग्रास, ठीक है, बट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज़। यहाँ पर आज बहुत गर्मी है, बहुत, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्लस लाइट भी नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से बहुत इशू हो रहा है। चलिए, ये तो हो गया गुड्स। उसके बाद क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज। एंड तो सिर्फ और हो गया, एंड सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पढ़ते हैं। गुड्स की डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 52, सर्विसेज की डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 102। एनीथिंग अदर देन गुड्स, कोई भी चीज़ हटा के गुड्स से, गुड्स को अलग कर दो, फिर कोई भी चीज़ है वो सर्विसेज है। ठीक है, मनी एंड सिक्योरिटीज़, उसको भी हटा दो। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़, यानी कि मनी ना गुड है ना ही सर्विसेज में इंक्लूड होता है। ठीक है, बट इंक्लूड्स, इसमें भी जैसे उसमें एक्शनेबल क्लेम्स था, इसमें भी कुछ चीज़ इंक्लूड होती हैं। बट इंक्लूड्स activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged। बेसिकली क्या लिखा गया है, आओ इसको हम लोग डिकोड करते हैं। इस पर लिखा है कि अगर सर्विसेज में क्या इंक्लूड होता है, सपोज हमारे पास रुपीज़ हैं 1 लाख, ठीक है, और जस्ट चलते हैं कि इस वक्त रुपी और डॉलर का रेट चल रहा है, कन्वर्जन रेट 100, यानी कि $1 इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हम यूएस जाते हैं, तो सपोज़ हमने अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराया, हमने कहीं इंडिया में, ठीक है, इंडिया में एक्सचेंज कराया अपने रुपी को डॉलर में, ठीक है, तो $1000 हमको मिला। तो इस कन्वर्जन के लिए जो कमीशन हमको चार्ज करा गया, सपोज़ हमको 5000 रुपीज़ का कमीशन चार्ज करा, तो उस कमीशन के ऊपर GST लगेगा, बिकॉज इट इज़ अ सर्विस इन विच यू आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ करेंसी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी। रुपी को आप डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको उस पर GST चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सर्विस और इस पर GST लगेगा, जो भी रेट डिफाइंड होगा उस रेट पर। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म। हो सकता है कोई डिनोमिनेशन हो, जैसे कि आपके पास 500 रुपये के 1000 नोट है, ठीक है, तो आपके पास हो गए 5 लाख रुपए। अब आपको क्या चाहिए? 5 लाख रुपए ही चाहिए, बट 100 की डिनोमिनेशन में चाहिए। तो 100 की डिनोमिनेशन में यानी कि आपको 5000 नोट लेने पड़ेंगे। तो आप बैंक के पास गए, सपोज़ बैंक से आपने ये डिनोमिनेशन में लिया और बैंक ने आपको कुछ चार्ज किया, तो जब भी बैंक आपको कुछ रुपए चार्ज करेगी, सपोज़ बैंक ने आपको 2000 रुपये चार्ज करे इस चीज़ के लिए, तो उसके ऊपर भी GST लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रिलेटेड टू कन्वर्जन पार्ट। अब होता है इवन यूसेज ऑफ मनी सर्विस, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड पे कुछ भी सामान खरीदते हो, ठीक है, सपोज़ आपने क्रेडिट कार्ड पे कुछ भी सामान लिया, तो आपको एक इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर रही है, सपोज आपने HDFC का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो HDFC आपको कुछ रुपए प्रोवाइड कर रही है जिसको आप यूज़ कर सको ऑलरेडी इन एडवांस। बेसिकली क्रेडिट लिमिट आपको दे रही है। तो सपोज़ आपको 1000 रुपये दिया, तो वो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, सपोज़ 10% का इंटरेस्ट था, तो 100 रुपीज़ उसने इंटरेस्ट चार्ज करा। तो ये जो इंटरेस्ट है, इस पर भी, ये क्या है, बेसिकली HDFC की इनकम है, तो इस पर भी GST लगेगा। ठीक है, तो GST इस पे लगेगा, सपोज लगता है 18% से, तो 18 रुपये का GST इस पर चार्ज लगेगा और आपको टोटल पे करना पड़ेगा 118 रुपीज़। यानी कि कभी भी आप जब भी इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो उस पर भी GST लगता है। इवन कोई कमीशन चार्ज होता है, सपोज कुछ आपने बैंक से पैसा लिया है, उस पर अगर बैंक ने कुछ कमीशन चार्ज किया तो उस पर भी आपको पे करना पड़ेगा GST। तो ये है हमारी सर्विसेज में इंक्लूडेड। एनीथिंग अदर देन गुड, मनी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि
पैसा अगर आप बैंक से निकालते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। बट अगर आप क्रेडिट पे ले रहा है यूज़ करने के लिए पैसे को, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा उसके इंटरेस्ट पे। मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी एंड और its conversion by cash or by any other mode from one form currency denomination to another form currency denomination for which a separate consideration is charged। याद रखिएगा separate consideration, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको रुपी से डॉलर में कन्वर्जन करा और उसी में से कुछ उस पर जीएसटी लगा दिया कि नहीं आपको कन्वर्ट करके मैं दे रहा हूँ तो सपोज $1000 हुआ लेकिन उस पर 2% जीएसटी लगेगा तो आपको 999 मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको उस कन्वर्जन पे एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करना पड़ेगा कि मैं ये सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके लिए कुछ रुपए चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से ये चीज़ फॉर्म होती है। इसके बाद हम देखते हैं सर्विसेज इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़, यानी कि शेयर्स को जब आप बेचते हो, ठीक है, सपोज सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, सिक्योरिटीज़ शेयर्स, सपोज शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास टाटा मोटर्स के इस वक्त सपोज 100 शेयर थे, ठीक है। तो फैसिलिटेटिंग अ ट्रांजेक्शन, और आप ज़ीरोधा, सपोज ज़ीरोधा पे आपका अकाउंट है, ठीक है, डीमैट अकाउंट है आपका, और आपने ये 100 शेयर को बेचा, तो ज़ीरोधा क्या कर रहा है, आपको एक सर्विस सर्विस प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर आप ये फैसिलिटेट करवा रहा है कि आप अपने शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। तो जब भी आपने ये बेचे ना तो एक वो कमीशन चार्ज करेगा, इसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन फ़ीस चार्ज करेगा, तो उस ट्रांजैक्शन फ़ीस पर भी जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी पर तो नहीं लगा, टाटा मोटर्स के शेयर पे कोई नहीं है, बट वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर जो वो चार्ज कर रहा है उस पर जीएसटी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर सपोज़ आपने 1000 शेयर बेचे और उसका सपोज़ कमीशन कुछ भी हुआ, 200 रुपीज़ का कमीशन था, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, सपोज़ 18% से जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज़। आई होप आपको ये समझ आया होगा। गुड्स की डेफिनेशन में जैसे कि मैंने बोला था इंटेंजिबल इवन टेंजिबल, तो इंटेंजिबल का अगर हम एग्जांपल लें तो सपोज़ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे क्लासिक एग्जांपल है, क्योंकि इस वक्त यहाँ आ नहीं रही है तो मेरे को याद आ गया। सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अगर आप बिजली को लाइट को आप इलेक्ट्रिसिटी को आप छू नहीं सकते हो, बट अगर वो सेल करी जा रही है यानी कि वो मूवेबल है कहीं ना कहीं, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर आप उसको इमूवेबल बता दोगे तो गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर हो गया, ठीक है। और सपोज यहीं पर होता है एवरी काइंड ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी, तो भी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो गया, तो इसलिए लिखा गया है मूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि टेंजिबल कैसे हो बना वो और इंटेंजिबल कैसे इंक्लूड होते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज जीएसटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गुड्स और सर्विसेज, वो हमने कवर कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको ये समझ आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? हर सप्लाई टैक्सेबल नहीं होती, यानी कि हर सेल, हर एक्सचेंज, हर बार्टर टैक्सेबल नहीं होता। तो टैक्सेबल किसको बोलते हैं? टैक्सेबल सिर्फ वही होता है विच इज़ लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जिसको बोला गया कि इसी चीज़ पर टैक्स लगेगा, वही टैक्सेबल सप्लाई है। बहुत सारी सप्लाई, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, देयर आर सर्टेन एग्जम्पशंस, तो उनको क्या बोलते हैं? एग्जम्प्ट सप्लाई, ठीक है। बट ये जिस पर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाईज। अभी होते हैं सप्लाई हो गया, बट सप्लायर कौन है भाई? अब वो पढ़ते हैं सप्लायर के बारे में। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 105 में लिखा है सप्लायर किसको बोलते हैं? पर्सन supplying the goods or services or both and shall include an agent acting as such on behalf of the supplier in relation to goods or services or both supplied, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको सर्विसेज या गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है। आप किसी ट्रेडर के पास गए हो, वो आपको क्या है? सप्लायर है, वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सर्विसेज प्रोवाइडर के पास गए हो, आपने सर्विसेज ली है सपोज, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कि वो सप्लायर है। इवन कोई एजेंट जो उसके बिहाफ पर काम कर रहा है, सपोज मेरा एक शॉप है, ठीक है, मैंने एक एजेंट को हायर करा आपको कुछ गुड्स को पहुंचाने के लिए, तो वो एजेंट भी क्या है? सप्लायर है मेरे थ्रू, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एज ए सप्लायर, तो वो भी सप्लायर की ही कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इसके बाद होता है सप्लायर ने तो बेच दिया, अभी रिसिपिएंट कौन है? रिसीव कौन कर रहा है उसको? तो रिसिपिएंट की डेफिनेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड विच इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 93। तो रिसिपिएंट क्या होता है? रिसिपिएंट बेसिकली ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज और सर्विसेज यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कोई भी वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल। अपने सीए फाउंडेशन की लॉ में पढ़ा हुआ कंसिडरेशन क्या होता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बता के रखा है कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन यानी कि जहाँ पर वो कुछ एक्सचेंज में उसके दे रहा है बेनिफिट, यानी कि सपोज मनी पे कर रहा है कोई भी सर्विसेज या गुड्स को लेने के लिए, तो वेयर कंसिडरेशन इज पेबल द पर्सन हु इज पेइंग दैट कंसिडरेशन इज द रिसिपिएंट ऑफ दैट सप्लाई। ठीक है, where consideration is payable for the supply of goods or services of both, the man who is liable to pay that consideration, यानी कि जो पर्सन लाइबल है पे करने के लिए उस कंसिडरेशन को, वो है रिसिपिएंट। सपोज आई एम गेटिंग अ सर्विस और मैंने बोल दिया अपने एक फ्रेंड को कि तू इसको 1000 रुपये सपोज पे कर दे, तो क्या मेरा दोस्त उस चीज़ का रिसिपिएंट बन गया? नहीं, आई वॉज लाइबल टू पे फॉर दैट सर्विस, दैट्स वाई आई एम द रिसिपिएंट ऑफ इट, नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से फॉलो होता है। द पर्सन हु इज लाइबल टू पे, कौन लाइबल था उस चीज़ को पे करने के लिए? ठीक है, तो वो है रिसिपिएंट। इसके बाद होता है सेकंड, जहाँ पर पैसा हो सकता है इंक्लूड ना हो। क्या ऐसी भी चीज़ सप्लाई में आती है सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज टैक्स के अंदर टैक्सेबल होती हैं? जी हाँ, होती है। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, या पैसा नहीं दे रहे हो या कुछ और एक्ट नहीं कर रहे हो, कंसिडरेशन जहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कैसे रिसिपिएंट आइडेंटिफाई होता है वो पढ़ते हैं। When no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available or to whom possession of the use is given or made available, यानी कि सी कंसिडरेशन में क्या हुआ, एक पर्सन था जो लाइबल था पे करने के लिए। सपोज विदाउट कंसिडरेशन दे रहे तो कोई लाइबल ही नहीं है पे करने के लिए, तो कौन है रिसिपिएंट? उस केस में रिसिपिएंट वो होता है जिसको उस गुड की या सर्विसेज की, बेसिकली या तो गुड्स को डिलीवर करा है उस पर्सन को या फिर सर्विसेज को रेंडर करा है उस पर्टिकुलर आदमी को। तो सपोज हमारे फर्स्ट एग्जांपल में अगर वहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता तो मेरा फ्रेंड ही उस चीज़ का रिसिपिएंट बन जाता, यानी कि उसको वो सर्विसेज मिली, उसको वो गुड्स डिलीवर करे गए। ठीक है, तो वो रिसिपिएंट बन जाता। द पर्सन टू हुम दैट गुड और सर्विसेज बेसिकली डिलीवर्ड और रेंडर्ड, ये है अगर वहाँ पर सर्विसेज में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ चीज़ फ्री में दी जा रही है। थर्ड में आते हैं, फिर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बेसिकली एक नो कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड है, एक है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज में भी वही है, द टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड। ठीक है, ये हो गया, ये एक अलग पैरा है। एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient, यानी कि मैंने कोई रेफरेंस दिया था कि आप उसको प्रोवाइड कर देना, तो वो भी क्या बना जाएगा, मेरा ही रेफरेंस माना जाएगा, रेफरेंस ऑफ द रिसिपिएंट की। ये रिसिपिएंट ने बोला था इसलिए इसको दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने किसी को बोला कि उसको आप सर्विसेज दे देना मेरे ऑन माई बिहाफ, आपने प्रोवाइड कर दिया, मेरे को नहीं ये तो सप्लाई नहीं है बिकॉज मेरे को तो मिला नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू हैव गिवन दैट रेफरेंस। जैसे कि एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज सच on behalf of the recipient in relation to the goods or services of वो supplied। एजेंट क्या होता है? सपोज मेरा कोई एजेंट है, मैंने उसको बोला कि आप कुछ सर्विसेज को, मतलब आप कुछ गुड्स को मेरे ऑन माई बिहाफ आप कुछ गुड्स को परचेज करिएगा, तो गुड्स की डिलीवरी हुई उसको विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो वो जो एजेंट है उसको ही रिसिपिएंट माना जाएगा ऑन माई बिहाफ कि हाँ बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज एन एजेंट इन हिज कैपेसिटी, तो वही रिसिपिएंट माना जाएगा ऑन माई बिहाफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन फॉर्म होती है रिसिपिएंट की। तो हमने पढ़ा गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, रिसिपिएंट के बारे में, इवन सप्लायर के बारे में। अब आते हैं हम लास्ट अपनी डेफिनेशन के बारे में, जो है फैमिली। फैमिली किसको बोलते हैं? जैसा कि आपने फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा होगा, एवरीथिंग जो है वो है फैमिली। जैसे इस वक्त करंटली इंडिया में जो सब कुछ है वो 7 है, इसी टाइम पे एक टाइम पहले कुछ फैमिली था। फैमिली की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर बनेगा। हो सकता है कि आगे जाके जब हम पढ़ेंगे सप्लाई की डेफिनेशन में, तो वहाँ पर कुछ है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर कोई सप्लाई करी जाती है टू एनी फैमिली मेम्बर, तो उसको सप्लाई के अंडर कंसिडर करा जाता है। तो अभी इस फैमिली मेम्बर में आते कौन कौन है इसको समझ लो। फैमिली मेम्बर में आते हैं आपकी बीवी यानी कि स्पाउस या पति, ठीक है, स्पाउस। चिल्ड्रंस ऑफ द पर्सन यानी कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, या अगर कोई फीमेल है तो उसका हस्बैंड, उसके बच्चे। सेकंड, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन, यानी कि भाई बहन सिर्फ अगर वो लोग उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स
उसके बाद मेरे पेरेंट्स इवन इफ़ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये तो फैमिली है ही, ये तो फैमिली है ही, भले ही डिपेंडेंट है चाहे नहीं डिपेंडेंट है। बट एक यहाँ पर डॉटेड लाइन जाती है, ठीक है, माई ब्रदर एंड सिस्टर, और ये डॉटेड लाइन का मतलब है डिपेंडेंट। अगर ये डिपेंडेंट है तो ही इंक्लूडेड है। मेरे भाई की वाइफ यानी कि मेरी भाभी इज़ नॉट माई फैमिली एज पर GST, ठीक है। माई सिस्टर्स हस्बैंड इज़ नॉट माई फैमिली एज पर GST, ठीक है। इवन इफ शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मी, her husband is not my family. Even if my brother is dependent on me, his wife is not my family, ठीक है। तो डिपेंडेंट अगर है तो सिर्फ भाई बहन ही फैमिली में आएंगे, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो वो भी नहीं आएंगे। बट आपके जो 4 लाइन हो गई आपकी, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, यू एंड योर चिल्ड्रन, ये सारे कवर होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फैमिली की डेफिनेशन समझ में आई होगी, जो कि है सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 49 के अंडर। तो हमने आज कुछ मेन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले थी गुड्स यानी कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और एनी अदर थिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड बट एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर द सप्लाई और दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सर्विसेज। सर्विसेज कोई भी ऐसी चीज़ जो अपार्ट फ्रॉम गुड, मनी एंड सर्विसेज है, सॉरी सिक्योरिटीज़ है, बट कहीं ना कहीं यूज़ ऑफ मनी के लिए अगर आप कुछ कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो तो उसको सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। उसके बाद पढ़ा था हमने टैक्सेबल सप्लाईज। फिर हमने पढ़ा सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। उसके बाद हमने पढ़ा फैमिली। तो ये कुछ की डेफिनेशंस थी जो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए विद मोर एग्जाम्पल्स तो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ मैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।